यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर टू में हमने कल पढ़ा शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट। 3 सेक्टर हैं हमारे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इन तीनों ही सेक्टर में रोज़गार का शेयर क्या है। 1977 में प्राइमरी ने 71% लोगों को रोज़गार दे रखा था। 2017-18 में प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है रोज़गार देने में वो कितना है, 44%। वहीं बात करें सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, 11% से बढ़ के कितना हुआ है, 25%। टर्शरी का 18% से बढ़ के कितना हुआ है, 31%। बट अगर हम ओवरऑल बात करें 2017-18 की, 2017-18 में जो कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर का एज़ कंपेयर टू सेकेंडरी और टर्शरी ज़्यादा है। टर्शरी का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितने, कुल 31% है और सेकेंडरी का 25%। वहीं अकेले प्राइमरी का कंट्रीब्यूशन कितना है, 44%। मींस इससे एक बात क्लियर है कि आज भी हमारे देश की जनता सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयड है वो किस सेक्टर में है, प्राइमरी सेक्टर में है। आज भी हमारा प्राइमरी सेक्टर बहुत ज़्यादा लोगों को एंगेज किए हुए है। वहीं हमारा जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है वो इतनी ग्रोथ हासिल करने के बाद भी उतना एम्प्लॉयमेंट, उतना एंगेजमेंट पब्लिक को नहीं दे पा रहा। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। तो मोस्टली जो पीपल्स हैं हमारे कहाँ एम्प्लॉयड है, प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है। अंडरस्टूड। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि हमारे देश में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर पूरी की पूरी फैमिली एक छोटे से पीस ऑफ लैंड पे एंगेज होती है। पूरी फैमिली उसमें खेती करती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं लक्ष्मी का। लक्ष्मी एक फार्मर है जिसके पास 2 हेक्टेयर ऑफ अनइरिगेटेड लैंड है। मतलब एक ऐसी भूमि है, लक्ष्मी जो एक छोटी फार्मर है उसके पास में कुल 2 हेक्टेयर लैंड है, जो कि उसके पास में ऐसी भूमि है जो सिर्फ वर्षा से ही सिंचित होती है, सिंचाई होती है, ना कि उसके पास में अपनी खुद की ट्यूबवेल है। तो वहीं जो लक्ष्मी है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ रेन पे डिपेंड है और 2 ही फसल उगा पाते हैं, ज्वार एंड अरहर। उसकी फैमिली में 5 मेंबर है, 5 के 5 पूरे साल उसी ज़मीन के टुकड़े पर, 2 हेक्टेयर के टुकड़े पर क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपनी खेती में इन्वॉल्व रहते हैं, एंगेज रहते हैं। जबकि इतने बंदों की वहाँ पे आवश्यकता नहीं है। अगर उसी की फैमिली के कुछ मेंबर वहाँ से हट के किसी और अन्य काम में लग जाए तो उनसे उनकी फैमिली की आय भी बढ़ेगी और उन्हें रोज़गार भी मिलेगा। बट वो लोग सिर्फ उसी में एंगेज रहते हैं। द काइंड ऑफ underemployment is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed. Hence it is also called disguised unemployment. इस तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा बंदे काम करते हैं। मींस ये 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, किसके पास में, लक्ष्मी के पास में। ये 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड पे मैक्सिमम 2 या 3 बंदे इनफ है इस पे खेती करने के लिए। बट यहाँ पे 5 बंदे एंगेज रहते हैं। अगर ज़रूरत से ज़्यादा बंदे आप एंगेज करोगे तो वहाँ पर उन बंदों की एफिशिएंसी, कैपेबिलिटी को आप यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे, वो अपनी एफिशिएंसी नहीं दिखा पाएंगे, जिसके चलते वो लोग कंट्रीब्यूशन कम दे पाएंगे और ओवरऑल उनकी एफिशिएंसी प्रभावित होगी। इस तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो कहलाता है डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसे हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। वैसे तो आपको देखने में लगेगा कि 5 के 5 बंदे अपनी खेती में काम कर रहे हैं, बट वहाँ ज़रूरत 2 या 3 बंदों की है और वहाँ एंगेज कितने बंदे हैं, 5। तो वे 3 बंदे जो एक्स्ट्रा है वे किस में आएंगे, वे डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगे, हिडन एम्प्लॉयमेंट में आएंगे। वैसे तो आपको नज़र आएगा कि उन्हें काम मिल रखा है, बट वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा है, वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। अगर वे किसी और जगह जाके काम करें, सेकेंडरी सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में जाके काम करें, तो उसके वहाँ जाने से उनकी फैमिली की आय भी बढ़ेगी और जो उनका 2 हेक्टेयर की जो लैंड है लक्ष्मी की, उसका जो प्रोडक्शन है वो भी प्रभावित नहीं होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी भी प्रभावित नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। कैसे हम
अधिक से अधिक रोज़गार को क्रिएट करे, रोज़गार के अवसर पैदा करे। तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे सबसे पहले गवर्नमेंट को बांध वगैरह बनानी चाहिए और सड़कें बनानी चाहिए, जिससे कि उन्हें बनाने में लेबर को रोज़गार मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले और इस तरह की जो बेरोज़गारी है वो देखने को ना मिले। इसके अलावा हम बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनको हम अभी उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे ग्रांटिंग लोन एट लोअर इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट को सस्ते ब्याज पर लोन भी देना चाहिए, सो दैट कोई बंदा अगर अपना छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ स्टार्ट करना चाहता है, खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, वो कर सके, अपना खुद का काम स्टार्ट कर सके। इससे भी रोज़गार मिलेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे बिल्डिंग बनाना, डैम बनाना एट सूटेबल प्लेस पर, जहाँ पर पब्लिक को रोज़गार मिल सके। सड़क बनाने में भी लेबर चाहिए होगी, बिल्डिंग्स बनाने में, स्कूल्स बनाने में, हॉस्पिटल्स बनाने में, ये सब गवर्नमेंट जो स्कूल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, रोड होती है, डैम होते हैं, या यूँ कहे जो ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें होती हैं, उन्हें बनाने में भी बहुत लेबर की आवश्यकता पड़ती है, जिससे रोज़गार मिलता है। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, गवर्नमेंट को जो हमारी सड़कें हैं सबसे पहले वो दुरुस्त करनी चाहिए, वो रिपेयर करनी चाहिए, उनकी कनेक्टिविटी अच्छी करनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों के साथ में, सो दैट हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान हैं वो अपना जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है, इक्विपमेंट्स है, वो भी इजीली इंपोर्ट कर सके अपने गांव में, और जो अपनी फसल है उन्हें शहर में जाके मंडी में अच्छे दाम में बेच सके। इससे हमारी गवर्नमेंट की भी रेवेन्यू बढ़ेगी, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों की भी कमाई बढ़ेगी, उन्हें अच्छा बीज और अच्छी इक्विपमेंट्स भी इंपोर्ट कर सकेंगे वो लोग गाँव में। और साथ ही साथ इस ट्रांसपोर्ट को जो बंदा मैनेज करेगा, जो ट्रांसपोर्ट पे काम करेगा, उसे भी रोज़गार मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन में और स्टोरेज में, वेयर हाउसेज़ में। अंडरस्टूड। प्रोमोटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सच एज मिल्स, हनी कलेक्शन सेंटर्स, गवर्नमेंट को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी प्रमोट करना चाहिए, इससे भी रोज़गार मिलते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को कैसे प्रमोट किया जाएगा? आप सस्ते दाम पर ब्याज उपलब्ध कराए ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में बंदों को, और उन्हें कंसेशन दे, उन्हें लैंड प्रोवाइड किए, कंसेशन रेट पे लैंड प्रोवाइड कराए। ऐसे ही बहुत सारी सुविधाएं देकर आप छोटे उद्योगों को स्टार्ट करा सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग एजुकेशन और ट्रेनिंग सेंटर पे भी फोकस करें। अगर आप एजुकेशन पे फोकस करेंगे, हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करेगी, तो उसके लिए हमारे गांव के लोग भी एजुकेटेड भी होंगे, और जब स्कूल बनेंगे तो उन्हें स्कूल को बनाने में लेबर भी चाहिए होगी, उन्हें रोज़गार भी मिलेगा। साथ ही साथ ट्रेनिंग सेंटर ओपन करने से क्या होगा? ट्रेनिंग सेंटर ओपन करने से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की जो लेबर है वो स्किल्ड होगी, और उन्हें सेकेंडरी सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में जॉब पाने में आसानी होगी, जिससे वो लोग अपने प्राइमरी सेक्टर से स्विच करके सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जा सकते हैं। आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल ऑफ एन एरिया, फॉर एग्जांपल एन एरिया कैन बी डेवलप्ड एट टूरिस्ट साइट, गवर्नमेंट को ऐसे साइट पे ध्यान देना चाहिए, ऐसे क्षेत्रों पे ध्यान देना चाहिए जो एक अच्छे टूरिस्ट प्लेस बन सकते हैं। कुछ गांव, कुछ लोकेशंस, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि अनटच है, मींस जिनको पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। अगर वहाँ पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाए तो उन क्षेत्रों को बहुत अच्छे से डेवलप किया जा सकता है एज ए गुड टूरिस्ट प्लेस, और वे एक इनकम के अच्छे स्रोत बन सकते हैं। आइडेंटिफाई गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स भी चलानी चाहिए, जैसे मेकिंग वेल और पंप नियर फार्म्स के आसपास में गवर्नमेंट को सरकारी ट्यूबवेल भी सेटअप करनी चाहिए, और हमारी गवर्नमेंट ट्यूबवेल्स भी सेटअप करती है, सो दैट हमारे किसान को अच्छा इरिगेशन फैसिलिटी उपलब्ध हो सके। तो रोज़गार के लिए गवर्नमेंट ने एक राइट टू वर्क एक एक्ट बनाया है, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट 625 डिस्ट्रिक्ट में इंडिया के अंदर एक स्कीम चला रही है मनरेगा की, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के नाम से, जिसको हम जानते हैं। इसके अंदर गवर्नमेंट ग्रामीण क्षेत्रों के जो भी कैपेबल और इच्छुक बंदे हैं, बेरोज़गार बंदे हैं, उन्हें 100 दिन का रोज़गार प्रोवाइड करती है, और अगर गवर्नमेंट उन्हें 100 दिन का रोज़गार प्रोवाइड करने में असक्षम होती है तो उन्हें बेरोज़गार भत्ता देती है। इस तरह की स्कीम चलने से भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में फ़िलहाल बहुत
हेल्प मिल रही है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में। अब कोविड की वजह से जो हमारे फ़िलहाल की जो करंट सिचुएशन मैं आपको बताऊँ, कोरोना की वजह से जो हमारे मज़दूर लेबर लोग हैं वो बड़ी सिटीज़ से फैक्ट्री और अपना कार्य छोड़ के वापस अपने गांव चले गए हैं। तो अब ये जो मनरेगा स्कीम है, इससे उन्हें रोज़गार देने में, उनके ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके होम टाउन में बड़ा हेल्प मिल रहा है। ये उन्हें रोज़गार मुहैया करा रही है, जिससे वे अपना जीवन व्याप्त कर रही है। नेक्स्ट है डिवीज़न ऑफ सेक्टर एज ए ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। हमारे जो सेक्टर्स होते हैं उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में मैं आपको अभी एक फॉर्मेट के हिसाब से समझाऊंगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट और रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है वो रजिस्टर्ड होता है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। मीन्स जितने भी ऑर्गेनाइज सेक्टर का बिजनेस है वो सब रजिस्टर्ड होगा गवर्नमेंट के पास में, और उन्हें गवर्नमेंट की रूल रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ेगी। वहीं अगर हम बात करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, वे गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन है वे फॉलो नहीं करते। वर्कर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जितने भी वर्कर ऑर्गेनाइज सेक्टर में कार्य करते हैं उन्हें जॉब सिक्योरिटी और उनकी जो सिक्योरिटी है उसका उन्हें पूरा प्रोटेक्शन मिलता है और वो एंजॉय करते हैं। वही अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो बंदे होते हैं उनके अंदर, उनके पास में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। ऑर्गेनाइज सेक्टर आज एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली ए फिक्स नंबर ऑफ आवर्स। ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले बंदों को फिक्स नंबर ऑफ आवर्स पे ही काम करना पड़ता है। 8 घंटे की उनकी ड्यूटी है तो 8 ही घंटे वो लोग काम करेंगे अगर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बंदों को ओवर टाइम भी करना पड़ता है और उन्हें ओवर टाइम का पैसा भी नहीं दिया जाता। मीन्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में सब रूल रेगुलेशन के हिसाब से होता है, सब प्रॉपरली होता है और वहाँ पे किसी के साथ में भी कोई पक्षपात या पार्शियलिटी नहीं होती। वही अनऑर्गेनाइज में कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं होता, वहाँ पे जितना मर्जी काम वे उनसे ले सकते हैं और एक्स्ट्रा उन्हें पे नहीं करते। ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स गेट पेड लीव पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडे, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, मेडिकल बेनिफिट एटसेट्रा। ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले बंदों को प्रोविडेंट फंड भी प्रोवाइड होता है, उन्हें हॉलीडेज़ भी मिलती है, छुट्टी के दिन भी पेमेंट उन्हें होता है और उनकी कुछ मेडिकल लीव, कैजुअल लीव भी उन्हें दी जाती है। वही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले बंदों को इस तरह के कोई भी बेनिफिट उन्हें नहीं दिए जाते। एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर आर गवर्नमेंट एम्प्लॉई। ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले जो बंदे होते हैं उसका बेस्ट एग्जांपल है गवर्नमेंट एम्प्लॉई। वही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले जो बंदे हैं उनका एग्जांपल है होम ट्यूटर्स, जैसे घर घर जाके जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, या जो लेबर टाइप लोग हैं जो छोटी छोटी दुकानों पे लेबर की तरह काम करते हैं या घरों में एज ए लेबर काम करते हैं। इस तरह के बंदों को कोई भी सुविधाएं नहीं दी जाती जो ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले को दी जाती है। तो बेसिकली ये हमारा जो टॉपिक था, इसके लिए मैं आपको ये जो पूरा आंसर है मैंने बताया और आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या अंतर है। ऑर्गेनाइज मतलब प्रॉपरली व्यवस्थित, जहाँ पे सब कुछ नियम कानून के हिसाब से होगा, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से होगा। अनऑर्गेनाइज मतलब जो अव्यवस्थित है, जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई भी रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किया जाता।